हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल पे मेरे। और आज के संडे स्पेशल वीडियो में, जिसमें जर्नी ऑफ एन इन्वेस्टर में आप सभी मेरे साथ एक सफर पर निकल पड़े हैं। बस एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर देता हूं उन सारे सब्सक्राइबर्स के लिए जो लोग नए नए जुड़ रहे हैं इस चैनल के साथ और आज के वीडियो को देख करके चौंक रहे हैं, भाई ये क्या है। तो उनको मैं बता दूं कि आमतौर पे मंडे टू सैटरडे हम पढ़ाई की बातें करते हैं, जहां पे आपके लिए एजुकेशनल कंटेंट आता है, वेदर यू आर अ सीए, सीएस, सीएमए स्टूडेंट और सीएफए स्टूडेंट ऑब्वियसली। बट इसके अलावा संडेज को मैं आपको स्पेसिफिकली उन्हीं सब चीजों को जो हमने फाइनेंशियल थियोरीज में सीखी है उसको रियल वर्ल्ड मार्केट में, स्टॉक मार्केट में कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, उसके बारे में हम संडे को बात करते हैं। आज संडे है तो आज के दिन आप सब के लिए आ गया है जर्नी ऑफ एन इन्वेस्टर का एक इंपॉर्टेंट एपिसोड नंबर 12 है, जिसमें लगभग हमने 2.5 महीने से अपने इस पोर्टफोलियो को मेंटेन किया है। इस पोर्टफोलियो को शुरुआत की थी 5 लाख से, फिर 1 लाख रुपए और बाद में हमने इन्वेस्ट किया और अभी हम कहीं ना कहीं पहुंच गए हैं इस पोर्टफोलियो को लेकर के। सो यस, वी हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क हियर और यहाँ पे कई सारे रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमने सीखे हैं। तो जो लोग भी इस सीरीज से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि इसका महत्व क्या है। जितना मुझे समझ में आता है, यूट्यूब पे इकलौती सीरीज है जिसमें इस तरह का कोई मॉडल पोर्टफोलियो पब्लिकली सारा डिस्क्लोज करके मैनेज हो रहा है, दैट टू विदाउट एनी फी। यहां पे आपको नॉन स्टॉप फुल ऑन, यहाँ पे एक तरह से मैं कह सकता हूं एक गाइडेंस मिल रही है। इनफैक्ट आपसे भी मैं सीखता हूं कई बातें कि किस तरह इस पोर्टफोलियो को और बेहतरीन बनाया जाए। हम सभी ने एक कम्युनिटी सी बना रखी है और कम्युनिटी मेंबर्स आजकल तो दिल खोल करके कमेंट करते हैं एंड मैंने भी एक नया सेगमेंट डाल दिया है इसमें, जिसमें मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई भी करता हूं। बात बाकी आज के स्पेसिफिक एपिसोड की मैं बात करूं तो एक सेगमेंट हम ड्रॉप कर रहे हैं, वो कौन सा है फिलहाल के लिए वो मैं आपको बताऊंगा और उसके लिए मैंने क्या कंपेंसेशन आपके लिए देने के सोचा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी शुरुआत करते हैं। मैं आपको हमेशा की तरह सेगमेंट नंबर 1 जो होगा उसमें इंडियन स्टॉक मार्केट किस तरह परफॉर्म किया पिछले एक हफ्ते में उसकी एक समीक्षा दूंगा, जिससे आप अपडेटेड रहें कि मार्केट में एक हफ्ते में हुआ क्या और आगे क्या लग रहा है, हो सकता है। इसके अलावा सेगमेंट नंबर 2 पे मैं आपको ऑब्वियसली मॉडल पोर्टफोलियो के दर्शन कराऊंगा, हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, हम कहां नुकसान खा रहे हैं, कहां प्रॉफिट हो रहा है, वो सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सेगमेंट नंबर 3 में मैं आपके टॉप कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा, जो कि हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है इसी साल से, मतलब 2021 से, और ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारे आपके कमेंट्स के मैं रिप्लाई दे पाता हूं। इसके अलावा हमारा सेगमेंट नंबर 4 नहीं है सर, उसके बाद सीधा सेगमेंट नंबर 1 ही है। सेगमेंट नंबर 4 स्टॉक्स पर चर्चा आज के इस वीडियो में नहीं है, बट आप निराश मत होइए, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो वीडियो के एंड में मैं जरूर करूंगा। चलिए आइए सेगमेंट नंबर 1 में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं निफ्टी की पिछले एक हफ्ते में परफॉर्मेंस कैसी रही। तो सर हमें 5 ट्रेडिंग सेशंस मिले, 4 पॉजिटिव क्लोजिंग, 1 नेगेटिव क्लोजिंग और नेगेटिव क्लोजिंग काफी भयंकर। फ्राइडे को मार्केट दम दम करके गिरा एंड सच बताऊं मैं इंतजार में था कि मार्केट थोड़ा और टूटे, थोड़ा और टूटे, थोड़ा और टूटे, और मार्केट जब तक बंद हो रहा था तब तक अच्छी गिरावट आई। 1% से ज्यादा निफ्टी गिरा, फिर भी ओवरऑल वीकली बेसिस पे निफ्टी अभी भी पॉजिटिव क्लोजिंग हमें दिया है 0.6% की। और जितना मेरा कैलकुलेशन दिमाग में है उसके हिसाब से हमने 11 हफ्तों से इस पूरे सीरीज में अपना जर्नी सेट किया है। 11 हफ्तों में सिर्फ एक हफ्ता ऐसा रहा जब निफ्टी ओवरऑल नेगेटिव क्लोज हुआ, अदरवाइज हर दिन पॉजिटिव या हर हफ्ते एक पॉजिटिव क्लोज हो रहा है। सो अभी भी ये बुल रन जारी है, आगे भी जारी रहेगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इन्वेस्टेड एंड ऑल्सो ऑप्टिमिस्टिक। तो यस, मार्केट फिलहाल रुकने का अभी भी नाम नहीं ले रहा है। हालांकि फ्राइडे की गिरावट जरूर मुझे थोड़ा सा ऐसे एक उम्मीद देती है कि शायद अगले हफ्ते भी हमें थोड़ा सा कुछ खरीदने का मौका मिल जाए। देखते हैं कैसे क्या होता है। बैंक निफ्टी ऑन द कॉन्ट्रारी मुझे थोड़ा वीक लगा एज कंपेयर टू निफ्टी। हालांकि ये भी 0.51% से वीकली बेसिस पे बढ़ गया है, लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि 3 नेगेटिव क्लोजिंग बैंक निफ्टी में गिरावट, या मैं कह सकता हूं एक कमजोरी जरूर एस्टैब्लिश कर रही है। देखते हैं इसमें क्या होता है। फाइनेंशियल कमिंग डाउन, फार्मा इज कमिंग डाउन, कैसे क्या मैं सब चीजें आपको बताऊंगा। अभी के लिए सेगमेंट नंबर 2 में आते हैं, जिसमें मॉडल पोर्टफोलियो क्या है हमारा, उसके कुछ रूल्स जान लेते हैं। रूल्स बहुत सिंपल है सर। हमने स्टार्ट किया था 5 लाख से और हर क्वार्टर के बिगनिंग में हम 1-1 लाख करके जोड़ेंगे। यानी 1 जनवरी को हमने यहाँ पे 1 लाख रुपए का इंक्लूजन किया था, उसी तरह अब हम लोग नेक्स्ट 1 अप्रैल को वापस 1 लाख रुपए इंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए हमारे पास 6 लाख रुपए है मैनेज करने को, और हम अपने मॉडल पोर्टफोलियो को 6 लाख रुपए से किस तरह क्या क्या खरीदेंगे, कितना खरीदेंगे वो डिसाइड करते हैं।
बट यस, ये बात मैं आपको जरूर एक बार मेंशन कर देना चाहता हूं कि हम जितनी भी डिस्कशंस इस सीरीज में, इस मॉडल पोर्टफोलियो में करते हैं, वो सारी एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है। उनमें कहीं पे भी मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। ऐसे में अगर आपने मेरे स्टॉक्स जो बताए गए हैं, जिस पे डिस्कशन हुई है, आपने खुद की पोजीशन ली तो उसकी जिम्मेवारी आप लीजिएगा, प्रॉफिट या लॉस भी आपका, लेकिन जरूर सीखने का काम अपना जरूर है। तो सीखते जाइए नॉन स्टॉप इस मॉडल पोर्टफोलियो को देख देख करके, एंड आई होप आपको इनडायरेक्टली सही लेकिन अपने पोर्टफोलियोज में भी फायदा होना शुरू होगा। चलिए मैं कॉशन मोड एक्टिवेट कर देता हूं, एंड विद दैट बीइंग सेड अब मैं आपको शो करता हूं हमारा मॉडल पोर्टफोलियो कैसा दिख रहा है। तो सर ये है अपना मॉडल पोर्टफोलियो, जिसमें आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा किया है, लेकिन आज इस मॉडल पोर्टफोलियो में और कुछ नए एडिशंस है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। नंबर 1 मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि सर अपने पास में अभी भी 12 टोटल शेयर्स इन्वेस्टेड है, जिसमें जीएमएम फॉडलर, दीपक नाइट्रेट, रिलायंस, कोफोर्ज, विनती, हनीवेल ऑटोमेशन, अतुल, ब्रिटानिया, जेबी केमिकल्स, आरती ड्रग्स, ट्रेंट और पीआई इंडस्ट्रीज इसमें शामिल हैं। इन सब के रिलेटिव परफॉर्मेंसेस आप देख सकते हैं, हमें जबरदस्त प्रॉफिट हो रहे हैं दीपक नाइट्राइट में, और साथ में हमें हो रहा है हनीवेल ऑटोमेशन में। बाद बाकी थोड़े बहुत प्रॉफिट्स लॉसेस चलते रहते हैं। इसके अलावा वी आर ऑल्सो इनकरिंग लॉसेस इन 2 स्टॉक्स राइट नाउ। रिलायंस जिसमें 2.81% का नुकसान है, और ट्रेंट में नुकसान है 4.1% का। कोई बात नहीं, सह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक नई चीज जो मैंने यहां पे शामिल की है वो है स्टॉप लॉस। जी हां, स्टॉप लॉस का सजेशन आपने पिछले वीडियो के कमेंट में किसी ने दिया था, उनकी सजेशन के अनुसार मैंने यहां पे अपने मॉडल में थोड़े बदलाव किए हैं। अब मैं आपको स्टॉप लॉसेस भी देता हुआ चलूंगा। आज स्टॉप लॉस के मामले में मैं आपको बताता हूं कैसे हमने ये कैलकुलेशन की है। तो सर स्टॉप लॉसेस आर बेसिकली 15% डाउन फ्रॉम द एवरेज बाइंग प्राइस। हमने जिस भी प्राइस पे एंटर किया है उससे 15% नीचे हमारा स्टॉप लॉस है, एंड यकीन मानिए मुझे नहीं लगता कि हमारे स्टॉप लॉसेस कभी भी ट्रिगर होंगे। मार्केट क्रैश किया तो अलग बात है, बट अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में मुझे नहीं लगता कि हमारे स्टॉप लॉसेस कभी ट्रिगर करेंगे। फिर भी मैंने आपको स्टॉप लॉसेस दिए हैं, लेकिन वहीं पे अगर आप देखेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हमारे पास जहां पे हम 30-35% से ज्यादा रिटर्न कमा चुके हैं, तो वहां पे हमने स्टॉप लॉसेस नीचे नहीं लगा करके ऊपर की तरफ लगाया है। हमने कॉस्ट पे 20% का प्रॉफिट बुक करने का सोच लिया है। सो कॉस्ट प्लस 20% इज अवर स्टॉप लॉस लिमिट राइट नाउ। हालांकि ये स्टॉप लॉसेस डायनेमिक इन नेचर है, मुझे कभी लगेगा कि इन स्टॉप लॉसेस को रिवाइज करना चाहिए, मैं कर दूंगा, बट अभी के लिए स्टॉप लॉसेस आप सबके सामने है। सो मैंने यहाँ पे एसएल का जो ये नया कॉलम एंटर किया है वो बेसिकली स्टॉप लॉसेस आपको दिखा रहा है। ठीक है, सो दिस इज अवर मॉडल पोर्टफोलियो। हाँ मैं जानता हूं मॉडल पोर्टफोलियो हमारा लास्ट वीक एक्चुअली 656 के लेवल्स पे था, अभी 640 हो रहा, में 12,000 का नेट में नुकसान हुआ एक हफ्ते में। बट अगेन आप मेरे पिछले हफ्ते के वीडियो को जरूर याद रखिए, मैंने आपको बोला था प्रॉफिट पे गुमान मत करिए। मार्केट थोड़ा भी डगमग हुआ तो अपना पोर्टफोलियो भी डगमग होगा, और ठीक वैसा ही हुआ। एक दिन मार्केट गिरा और हमारे पोर्टफोलियो के काफी सारे रिटर्न्स को यहाँ पे धकेल करके वो ले गया। बट हमें कोई डर नहीं है सर, हमने जितना इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा अभी हमारे पास है, हमारे पास प्रॉफिट है, एंड दैट टू द ट्यून ऑफ 7.46%, which I think is very good for a period of 2+ months, करेक्ट। तो उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है मॉडल पोर्टफोलियो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, वी आर गुड, मेकिंग गुड। अभी यहाँ एक बात जरूर मैं नोटिस कर रहा था कि हमारे सारे शेयर्स जितने भी हमने लिए सब में जो हमारे पिछले हफ्ते के जो प्रॉफिट्स थे उससे कम प्रॉफिट्स हो गए इस बार। उसका एक सीधा कारण था मार्केट में 1.1% की गिरावट फ्राइडे के दिन। उसी दिन सारे, आप कोई भी स्टॉक की बात कर लीजिए, ज्यादातर सारे स्टॉक्स डाउन थे और अच्छे खासे डाउन थे। उसी की वजह से हमें यहाँ पे 1-2% का जो भी नुकसान हो रहा है वो हो रहा है। बट उस चीज के लिए डरने का नहीं, क्योंकि अगर मार्केट गिर भी रहा है, आप देखिए हमारा मेन एसेट है हमारा कैश पोजीशन। हमारा कैश पोजीशन है 1,92,000, विच आई थिंक इज सुपर्ब, और इसका हम बहुत एडवांटेज लेंगे। कैसे, इस हफ्ते हम क्या क्या करने वाले हैं उसके ऊपर में अब राय करते हैं। तो देखो इस हफ्ते के लिए आप देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए टोटल 7 स्टॉक्स निकाले हैं। 7 स्टॉक्स, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया। जब आपको नेक्स्ट वीक के लिए 7 एक्विजिशंस के यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक तरह से सुझाव दिए हैं, लेकिन ये सातों में अगर आप देखेंगे ना तो इनके करंट मार्केट प्राइस से मेरे टारगेट प्राइस थोड़े दूर हैं। सो ऐसे में चांस बहुत ज्यादा हाई है कि ये सारे टारगेट्स मीट नहीं होंगे, वेरी हाई चांस। बट फिर भी मैं ये एक टारगेट इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कल को अगर मार्केट कोई भी सडन गिरावट आती है, कोई भी दिन मार्केट 1-1.5-2% गिरता है, तो सारे स्टॉक्स में 5-6%, 10% तक की गिरावट आ सकती है ओवरऑल हफ्ते भर में। इसलिए एडवांस में बोल रहा हूं आप सबको कि ये मेरे रडार में आते हैं शेयर्स, ये मुझे अच्छे लगते हैं और इनके सबके टारगेट प्राइसेस ये हैं।
इसमें सबसे पहले अबाउट इंडिया, भैया ये तो ऐसा शेयर है जिसमें हमारे क्या बोलते हैं, हाथ को आया मुंह ना लगा, ऐसा हिसाब हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अबाउट इंडिया हम बहुत टाइम से टारगेट कर रहे हैं, 14,500 की मेरी रिक्वायरमेंट हमेशा से रही है, कभी नहीं हुआ, बट दिस टाइम ये 15,000 के नीचे लुढ़क चुका है एंड अब 14,500 अगर ये आया तो हम लपकेंगे जरूर। 2 शेयर्स यहाँ पे हम इन्वेस्ट करने का प्रपोजल दे रहा हूं मैं अपनी तरफ से, टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 29,000 का। वहीं पे एस्ट्राजेनेका फार्मा, ग्रैन्यूल्स इंडिया, ईपीएल, मुथूट फाइनेंस, इप्का और बजाज फिनसर्व, यस फाइनेंशियल्स भी अब आने लग गए हैं, ये सारों पे भी मेरे सुझाव हैं। बट अगेन अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर सब जगह 10-10% का मैं यहाँ पे हेयर कट मांग रहा हूं, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन इन अ नॉर्मल बुलिश सिनेरियो। लेकिन अगर थोड़ा सा भी मार्केट बेरिश होता है, हफ्ता अगर हल्का सा भी लुढ़कता है, सो आई थिंक वी कैन मेक सम एक्विजिशन एटलीस्ट। मैं ये नहीं कह रहा सारे मिल जाएंगे, बट इसमें से शायद 1 या 2 शेयर्स हमें मिल सकते हैं। तो पहले से रेडी होने में क्या जाता है, हमारे हिसाब से ये हमारे ऑर्डर्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, देखते हैं इसमें से कितनी बाइंग हो पाती है। दिस इज माई बेस्ट फॉर द अपकमिंग वीक। क्लियर है? तो ये है अपने एक्विजिशंस फॉर द नेक्स्ट वीक, टारगेटेड एक्विजिशंस फॉर द नेक्स्ट वीक। अब आते हैं अपने आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाईज में, तो उसके लिए क्वेश्चन नोट की कोई दरकार नहीं है, हटा दिया मैंने क्वेश्चन नोट। और अब अपने आते हैं रिप्लाईज में। तो देखो रिप्लाईज बहुत अच्छे अच्छे आए। सबसे पहला ही कमेंट जो आया था, एक्चुअली रिप्लाईज तो मैं दे रहा हूं, कमेंट आपने किया। सबसे पहला कमेंट आया परेश का, और परेश सीएफए के स्टूडेंट है, सो नेचुरली इस चैनल पे वो है। इस चैनल पे हमने सीएफए से रिलेटेड काफी सारा कंटेंट डाला हुआ है, खास करके समरी वीडियोस, उसी की थोड़ी तारीफ हो रही है। थैंक यू सो मच परेश। और भी काम कर रहे हैं हम समरी वीडियोस में, ट्राई कर रहे हैं जो बाकी हैं वो भी डालें, टाइम मिलने पे हम सब डाल देंगे, डोंट वरी फॉर दैट। इसके अलावा इनको स्टॉक्स पर चर्चा अच्छा लग रहा है, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है, एंड थैंक यू फॉर दी कमेंट, बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट को पढ़ करके। नेक्स्ट है अनुराग। अनुराग बोल रहे हैं फाइनेंशियल्स लो ही मत। अरे फाइनेंशियल्स कैसे नहीं ले सर, हमारे सेक्टर में अगर मैं बोलूं तो फाइनेंशियल्स मुझे अच्छे लगते हैं, एंड इनफैक्ट मैंने फाइनेंशियल और केमिकल ये 2 सेक्टर्स पे बोला भी था दैट दीज सेक्टर्स आर सदाबहार, चलेंगे 10 साल तक हम इस पे कमा सकते हैं। तो मेरे को ये नहीं लगता कि फाइनेंशियल्स नहीं लेना चाहिए। हाँ, हम अवॉइड करेंगे ऐसी कंपनीज को जिन्होंने प्रोविजंस कम बनाए हैं, हम ऐसी कंपनीज को अवॉइड करेंगे जिनके रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज अच्छे नहीं है जरूर, लेकिन कुछ चुनिंदा नाम है जिनको हम जरूर अक्वायर कर सकते हैं, जरूर हम ध्यान देंगे। इनमें सारी अच्छी कंपनियों के मैं नाम भी बता देता हूँ। बजाज फिनसर्व मैं चूकूंगा नहीं, अगर आएगा अच्छा भाव तो लूंगा। बजाज फाइनेंस अच्छा भाव आने पे लूंगा। एचडीएफसी बैंक जरूर लूंगा। कोटक महिंद्रा बैंक जरूर लूंगा। अभी थोड़ा बहुत आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बातें जरूर होती हैं, देखेंगे, लेकिन उस पर भी रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क रेशियो वगैरह सब एनालाइज करके सोचेंगे कि एंटर करना है कि नहीं। बट यस, देयर आर प्लेंटी ऑफ गुड फाइनेंशियल्स अवेलेबल जिनके ऊपर में अगर भाव आए तो हम लेंगे जरूर। इसके अलावा इन्होंने बोला आईआरसीटीसी पे सर क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं ले रहे हो? देखो आईआरसीटीसी इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि मेरे मॉडल की एक लिमिटेशन है। मैं चाहता हूं सबको मैं ट्रांसपेरेंटली ये डिस्कस कर दूं। देखो मैं आपको जो लेवल्स बताता हूं ना, वो लेवल्स मैं बताता हूं बाय नोटिसिंग द बिहेवियर ऑफ द स्टॉक मूवमेंट ओवर द पास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 साल में ये स्टॉक किस तरह तेजी कर रहा है, मंदी कर रहा है, कैसे ऊपर नीचे भाग रहा है, उसका मैं एनालिसिस करता हूं। बेसिकली ये डेटा एनालिटिक्स है। इसके लिए मुझे 5 साल की हिस्ट्री कम से कम किसी भी शेयर की चाहिए। अब जैसे आईआरसीटीसी है, वो 5 साल का उसका डेटा अवेलेबल ही नहीं है। डीमार्ट है, 5 साल का डेटा अवेलेबल ही नहीं है। और भी कंपनीज आई थिंक आपने सुझाया था, आई थिंक वी गॉट अ कमेंट, उस पर आऊंगा मैं। आईईएक्स और सीडीएसएल, इनके भी डेटा 5 साल के अवेलेबल नहीं है। तो जिनके 5 साल के डेटा अवेलेबल नहीं है, मैं उनके बिहेवियर, उनके स्टॉक मूवमेंट को यहां पे वेरीफाई नहीं कर सकता, एंड दैट इज व्हाई दे आर आउट ऑफ माय जोन। आई नो ये हमारे मॉडल को थोड़ा कमजोर बनाता है, बट एट द सेम टाइम मैं थोड़ा फोकस्ड रहना चाहता हूं और सिर्फ ऐसी कंपनियों पे फोकस करना चाहता हूं जो 5 साल की कम से कम हिस्ट्री रखते हैं। दैट इज व्हाई आईआरसीटीसी अगले 3-4 साल तो मुझे नहीं लगता कि हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में एंटर कर पाएगा, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। वी आर नॉट मिसिंग आउट ऑन अ वेरी बिग स्टोरी, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। नेक्स्ट अप इज असलम। असलम कह रहे हैं कि सर आप बड़े रिस्क एवर्स हो, एडवर्स नहीं एक्चुअली एवर्स हूँ, एंड अच्छा लग रहा है, उनको लगता है कि फ्यूचर ग्रोथ आपकी अच्छी है। एम्बुलेंस जा रही है, शायद आपको आवाज आ रही होगी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यस हम रिस्क एवर्स तो हैं ही, एक्चुअली रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से कर रहे हैं, एंड ऐसे में अगर मार्केट धड़ाम करके गिरता है तो शायद हम अपने पोर्टफोलियो को बचा पाएंगे। कब कैसे देखेंगे। इन्होंने ही 3 कंपनियों की बात की थी, आईईएक्स, एमसीएक्स और सीडीएसएल। तो मैं उनको बताता हूँ, देखो आईईएक्स और सीडीएसएल की 5 साल की हिस्ट्री नहीं है, इसलिए अपने मॉडल में कवर नहीं होते। हालांकि कंपनीज बहुत अच्छी हैं, कम से कम आईईएक्स के लिए कह सकता हूँ तगड़ी कंपनी है,
बहुत अच्छी है और लाइफ हाई के करीब है, बस ये एक इसमें प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इस पर सोच नहीं रहा। MCX इज अ गुड कंपनी, ROE मैं कहूँगा एवरेज है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट प्रॉमिसिंग कंपनी है। लाइफ हाई से फिलहाल 10% दूर है, जब ये लाइफ हाई से 15-20% दूर हो जाएगी ना, तब शायद ये हमारे रडार में भी आने लगेगी। बट एज ऑफ नाउ MCX के अलावा IEX एंड CDSL ये अभी फिलहाल हमारे मॉडल में एंटर नहीं करेगा जब तक इनकी हिस्ट्री मुझे 5 साल की नहीं मिलती। ओके, नेक्स्ट अप इज M Singh इज अ रेगुलर पर्सन जो कमेंट करते हैं। इन्होंने बोला HUL ब्रिटानिया में आपको क्या लगता है, वर्सेस बताया। मैं वर्सेस क्यों भैया, दोनों ही कंपनियां अच्छी हैं। हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि HUL और ब्रिटानिया दोनों कंपनियां ऐसी है जिसमें आप तोड़ फोड़ करके पैसे नहीं बना सकते। ये ऐसा एक शेयर है, या ये दोनों ही काउंटर्स ऐसे हैं जहां पे आप पैसे आराम से बना सकते हैं, धीरे धीरे बना सकते हैं, तेजी से नहीं। सो HUL ब्रिटानिया मुझे दोनों बहुत पसंद है, दोनों एकदम भी रिलेटेड नहीं है। HUL का बिजनेस अलग है, ब्रिटानिया का अलग है। सो दोनों भले ही FMCG काउंटर है, लेकिन मुझे नहीं लगता दोनों में कोई सिमिलैरिटी है। वाई नॉट बोथ? तो HUL भी बहुत पसंद है, ब्रिटानिया भी बहुत पसंद है, भाव दोनों के ही ठीक ठाक हैं, बट अभी लेने लायक नहीं है। ब्रिटानिया शायद थोड़ा बहुत और 5-6% करेक्ट करे तो वापस हम अक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से डन। ओमकार जी, ओमकार सावंत, आपने ही मुझे ये सुझाव दिया था कि सर स्टॉप लॉसेस लगाइए ना, और आपका ही सुझाव देखिए कमेंट्स के कितने फायदे होते हैं कि आपने कमेंट किया और मैंने वो सुझाव अपना लिया है। आपने कहा था कि सर आपको बाइंग प्राइस पता है लेकिन एग्जिट प्राइस नहीं पता, तो आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाते हैं। चलो, हमने लगा दिया, करेक्ट। तो हमने एक प्री डिफाइंड टारगेट बनाया है और यहाँ पे हमने एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाया है, करेक्ट। अच्छा, प्री डिफाइंड टारगेट का आप बात करें कि सर एग्जिट का प्री डिफाइंड टारगेट 20-25% का बना लो ना आप। देखो, वो मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि हम यहाँ मल्टी बैगर्स की अपॉर्चुनिटी को मिस आउट नहीं करना चाहते। देखो, ये चीज मैंने बहुत ज्यादा हिस्टोरिकली टेस्ट किया है कि एक स्टॉक पे अगर आप 25% में सेटिस्फाई हो जाते हो और आप वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेते हो, देन देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वो नेक्स्ट टाइम मॉडल में वापस आएगा जब आप उसे वापस खरीदोगे, लेकिन तब तक का उसका प्राइस और 20% ऊपर हो चुका होगा। सो ऐसे में जहां आप 45% बना सकते हो, यू विल बी जस्ट सेटिस्फाइड विद 25 एंड यू विल बाय अगेन एट हायर लेवल। सो ऐसा काम करना ही क्यों है। एक शेयर को अगर आपने नीचे आइडेंटिफाई किया है, आपको कॉन्फिडेंस है कि आप अच्छा कर सकते हो, बने रहो उसमें। जो मैं दीपक नाइट्राइट के साथ कर रहा हूं, जो मैं हनीवेल ऑटोमेशन के साथ कर रहा हूं, इनको हमने ऐसे प्राइसेस पे आइडेंटिफाई किया है जहां पे हम सच में अगर इनके साथ कुछ यहां बुरा भी होना शुरू हो जाए तो भी हम कम से कम लॉसेस में नहीं आएंगे। हाँ, अगर आप प्रॉफिट का गुमान करते हो तो शायद यू में भी हर्ट कि यार हमारे प्रॉफिट गायब हो गए, बट हम फिर भी लॉसेस में नहीं आएंगे, विच गिव्स मी अ लॉट ऑफ कंफर्ट। सो ऐसे में एक अच्छे स्टॉक को अच्छे प्राइस पे आइडेंटिफाई करें, तो इस तरह के प्री डिटरमाइंड टारगेट्स ना बनाएं। 20-25% से हमको कुछ नहीं मिलना सर। और वैसे भी एक बात ध्यान रखो, अगर आपने 15 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, उसमें से 2 या 3 ही चलेंगे अच्छे से, बाद बाकी एवरेज चलेंगे। वो 2-3 के भरोसे से ही तो हम मिलियनेयर बनने वाले हैं ना। सो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, ये 20-25% के लालच में हम आएंगे नहीं। हम बहुत ऊंचा सोच रहे हैं एंड 20-25% हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हाँ, अगर स्टॉक टूटेगा तो और ले लेंगे, ये बात ध्यान रखिए। अगर दीपक नाइट्राइट वापस 850 के लेवल पे आया, हम लोग वापस और ले लेंगे, बट अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि हमें वो सब चीजों की दरकार है। सो ओमकार, बहुत अच्छा कमेंट था आपका। उसके बेसिस पे कम्युनिटी को मैंने काफी सारी बातें बताई, सो थैंक यू फॉर योर कमेंट। नेक्स्ट अब इज SM। भाई SM क्या है मुझे नहीं पता, बट इन्होंने बोला सर अबॉट इंडिया, रैडिको खैतान, दोनों के बारे में आपको क्या कहना है। दोनों ही अमेजिंग कंपनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस कि इस तरह के नाम आप ढूंढ के भी ला पा रहे हो। अबॉट इंडिया पे तो मैं आपको बता ही रहा हूं कि अबॉट इंडिया लेने का विचार है, तो अबॉट इंडिया तो आप समझ गए हो। रैडिको खैतान अपने रडार में आता जरूर है, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी फिलहाल है। सो यस, SM आपके दोनों ही शेयर्स बहुत अच्छे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा वेट कर सकते हैं हम कम से कम रैडिको में, और अबॉट इंडिया पे तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि अगले हफ्ते के टारगेट्स में है मेरे। नेक्स्ट आते हैं गौरव पे, रेगुलर कमेंटर एज यूजुअल। इन्होंने भी स्टॉक्स पर चर्चा में 3 रिकमेंडेशंस मांगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस हफ्ते तो हम स्टॉक्स पर चर्चा कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन डोंट वरी गौरव, आपके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट है अनाउंसमेंट के लिए, 1 मिनट में बता रहा हूं। और प्रतीक ने बोला कि सर हमने दोनों सीजन देख डाले। तो पहला तो दोनों सीजन कौन से देखे इन्होंने? जर्नी ऑफ इन्वेस्टर के इन्होंने सारे एपिसोड देखे होंगे प्रोबेबली, एंड इन्होंने देखा होगा हमारा द मेकिंग ऑफ एन इन्वेस्टर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। जिन्होंने मेकिंग ऑफ एन इन्वेस्टर नहीं देखा ना,
उनको इस जर्नी के आधे मजे आ रहे हैं, सच बता रहा हूं। आप मेकिंग ऑफ इन्वेस्टर सीरीज जरूर देखें, पर्सनल फाइनेंस पे इतनी तगड़ी तगड़ी बातें की गई हैं उस सीरीज में जो कि आपका दिमाग खोल के रख देंगी। एंड ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑन अवर चैनल, तो आप मिस आउट क्यों कर रहे हैं? जरूर से वो सीरीज देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूं, शायद आई बटन में भी आ जाएगा। सो अभी के लिए ये हो गया अपना सारा कमेंट्स और प्रतीक का लास्ट कमेंट के साथ में आई थिंक वी आर क्लोजिंग डाउन, बट हियर इज व्हाट आई एम अनाउंसिंग राइट नाउ। सिंस आज स्टॉक्स पर चर्चा नहीं हो पाई, इसीलिए एक स्पेशल एपिसोड आप सबके लिए, और ये स्पेशल एपिसोड में मैं 7 स्टॉक्स कवर करूंगा, 7 स्टॉक्स कवर करूंगा। यह आएगा 23 जनवरी यानी कि सैटरडे को ये आने वाला है अपना स्टॉक्स पर चर्चा, जिसके लिए आप कमेंट्स में लिखना शुरू कर रहे हैं अपने मन पसंदीदा शेयर। आपके सुझाए हुए शेयर्स में से मैं 7 स्टॉक्स लूंगा। एंड गौरव, जो आपने कमेंट किया था वो कंसिडर्ड है, तो गौरव का तो कमेंट पहले से ले लिया, अगर हो सके तो आप एक बार और कमेंट कर देना। बट अदरवाइज आपके सुझाए हुए शेयर्स में से 7 स्टॉक्स पे स्पेशल एक स्टॉक्स पर चर्चा स्पेशल एपिसोड लाऊंगा, जिसमें डिस्कशन हम करेंगे। इसके अलावा आज के एपिसोड के बाद अब नेक्स्ट एपिसोड है एपिसोड नंबर 13, जो आएगा 24 जनवरी को एज यूजुअल ऑन संडे। तब तक के लिए आप सबसे मैं इजाजत चाहूंगा। आई होप आप आज के इस वीडियो में आप सबको बड़ा मजा आया, समझ में आई सारी बातें, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आप और नई चीजें सीखे। बाद बाकी काफी सारी मन की अपनी बातें और भी मैं बता पाया। थैंकफुली आप सब कमेंट कर रहे हैं और उस कमेंट का जवाब के थ्रू मैं काफी सारी बातें आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूं। सो कीप कमेंटिंग, कीप लाइकिंग द वीडियो, शेयरिंग द वीडियोस एज यूजुअल। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो वो भी कीजिएगा, बिकॉज देयर इज अ लॉट मोर स्टफ कमिंग अप नेक्स्ट वीक एज वेल। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सब अपना ख्याल रखें जरूर से। जय हिंद।